सोचिए जरा, सिर्फ आजादी के लिए लड़ना ही नहीं बल्कि एक पूरे गणतंत्र की नींव रखना कितना बड़ा काम होगा। आज हम उसी शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने ठीक यही किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम में से ज्यादातर लोग इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर उससे बहुत पहले बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे जिन पर एक बिल्कुल नए राष्ट्र को संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनकी कहानी में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस सबसे बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया? चलिए पता लगाते हैं। उनका सफर एक बहुत ही कामयाब प्रोफेशनल जिंदगी से शुरू होता है, लेकिन फिर देश की पुकार ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें अपनी आरामदायक जिंदगी और देश की आज़ादी के बीच किसी एक को चुनना था। 3 दिसंबर 1884 को जन्मे राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थे। इसी होशियारी के दम पर वो पहले कलकत्ता और फिर पटना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां वो अपने समय के सबसे कामयाब वकीलों में से एक बन गए। उनका भविष्य एकदम सुनहरा और सुरक्षित लग रहा था। लेकिन फिर साल आया 1917 और सब कुछ बदल गया। जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आंखों से नील किसानों पर हो रहे जुल्म को देखा। उस अन्याय ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और वो गांधी जी के साथ हो लिए, और बस यहीं से आजादी के संग्राम में उनकी असली यात्रा शुरू हुई। और फिर साल 1920 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको सच में चौंका दिया। उन्होंने अपनी कामयाब वकालत, अपना आराम का जीवन, वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी निजी सफलता से ऊपर देश को चुना। वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े, ये जानते हुए कि अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, भारत की आज़ादी। तो वकालत छोड़ने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से देश को समर्पित हो गया। अब वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बल्कि आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता बन रहे थे जिन्होंने इस संघर्ष में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन गए और इसी वजह से उन्हें 3 बार अध्यक्ष भी चुना गया। उन्होंने कलम की ताकत को भी समझा और सर्चलाइट जैसे अखबारों के जरिए आज़ादी की आवाज़ को बुलंद रखा। और इन सब के दौरान वो हमेशा महात्मा गांधी के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में से एक बने रहे। लेकिन देश के प्रति समर्पण की एक कीमत भी थी, और वो कीमत 1 नंबर में छिपी है, 4। जी हां, 4 बार। अपनी देशभक्ति और राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कुल 4 बार जेल भेजा। उन्होंने देश के लिए अपनी निजी आज़ादी को बार बार दांव पर लगाया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दशकों का संघर्ष आखिरकार रंग ला रहा था। आज़ादी का सूरज तो निकल रहा था, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी ला रहा था। चुनौती थी, एक बिखरे हुए देश को एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। ये बात उस समय के सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। आज़ादी की लड़ाई जीतना तो बस आधा काम था, असली काम तो अब शुरू होना था, भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। और इसके लिए चाहिए थी एक मजबूत नींव, यानी एक संविधान। जेल से रिहा होने का बाद उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। पहले वो अंतरिम सरकार में मंत्री बने और फिर उन्हें इतिहास का शायद सबसे अहम काम सौंपा गया, संविधान सभा की अध्यक्षता। उन्हीं की देखरेख में भारत के भविष्य का वो दस्तावेज लिखा गया जो आज हमारा संविधान है। और इस शानदार सेवा के बाद 1950 में उन्हें बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा और वो अपने पीछे इस राष्ट्र के लिए क्या विरासत छोड़कर गए? चलिए उनकी इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर एक नजर डालते हैं। वो सिर्फ एक बार के राष्ट्रपति नहीं थे। 1950 में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद 1952 और फिर 1957 के चुनावों में भी उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये दिखाता है कि देश को उनके नेतृत्व पर कितना अटूट विश्वास था। और राष्ट्र के प्रति उनकी इस आजीवन सेवा को सलाम करने के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये उनके योगदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक महान नेता में आखिर कौन से गुण होते हैं? क्या सिर्फ आज़ादी दिलाने का जुनून ही काफ़ी है, या फिर एक स्थिर और मजबूत राष्ट्र बनाने का धैर्य और ज्ञान भी ज़रूरी है? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ये दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं।